हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस जीके का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और आपके बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम है। तो पहला सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लगते हैं। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जम जाता है? तो दोस्तों, आपको देखना है कि फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा चोट लगने पर रक्त जम जाता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अग्नाशय में। अग्नाशय में मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है। तो तीसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो आपको याद रखना है कि कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। तो चौथा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये आपका हो जाएगा कि एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। एड्रीनल ग्रंथि द्वारा मनुष्य में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो पांचवा प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रेक्टिफायर द्वारा। रेक्टिफायर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो छठवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सामान्य किस्म का कोयला है, यानी कि सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है इसमें? तो ये आपका हो जाएगा कि बुटुमिनस। ठीक है, बुटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला है। तो 7वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? निम्न में से एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि पवन का वेग। ठीक है, यानी कि हवा का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि आक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? आक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? तो ये आपका हो जाएगा कि पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन आक्टेन संख्या करती है। तो 9वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा कि इरिथ्रोसाइट्स के कारण। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स के का नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती है। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कोशिका 2 प्रकार की होती है। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका का अध्ययन जो करता है। तो 12वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। तो 13वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों आपको देखना है कि तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो अगला सवाल है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है। तो 15वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों आपको देखना है कि अंड कोशिका, अंड कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो 6वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो ये आपका हो जाएगा कि शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। तो 17वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये आपका हो जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये आपका हो जाएगा कि सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज से पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो 19वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो 20वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको वीवीआई कर लेना है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो 21वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइएगा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। जंतु तथा पादप दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो 23वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी। तो ये आपका हो जाएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि कोशिका भित्ति निम्न में से किस में पाई जाती है। कोशिका भित्ति निम्न में से किस में पाई जाती है। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।